गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बच्चों, हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड 8 में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। देखिए बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैंने आपको फोर्स से रिलेटेड पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों किसके बारे में, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बच्चों बहुत बढ़िया टॉपिक है। क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स, क्या होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। एग्जाम्पल रिलेट करना, बेस्ट एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू आपको समझ जाएगा। आपके बुक में बच्चों एक एक्टिविटी बोला है, ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। बच्चों की एक्टिविटी बताता हूँ। आपके बुक में क्या लिया, एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स। उसके बीच में दोनों में से क्या लिया बच्चों, स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग बोले तो वायर है ना, वायर। देखो ये क्या है बच्चों, आपके पास में कार्डबोर्ड बॉक्स है। कार्डबोर्ड बॉक्स में से दोनों को क्या बांध दिया, तार। तार से मतलब स्ट्रिंग। दोनों के एंड पे क्या बांध दिया बच्चों, क्या बांध दिया बच्चों, तार बोले तो स्ट्रिंग दोनों एंड के ऊपर। और वो जो तुम्हारा कार्डबोर्ड बॉक्स है वो कहाँ पे रखा है, एक स्लिप, एक टेबल के ऊपर रखा है ना। जैसे टेबल के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। नीचे रहता है टेबल, है ना, ये टेबल है। तो कहने की बात ऐसी, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इधर कार्डबोर्ड बॉक्स लिए है ना, उसको किए होल, उसको बांधे स्ट्रिंग दो एंड के ऊपर, एक लेफ्ट में भी एक राइट में भी, ऐसे बांधे बच्चों। तो वो जो स्ट्रिंग को, फिर जो स्ट्रिंग नीचे गया वहां पे बच्चों, मैंने वहां पे क्या डाला बच्चों, पैन डाला। पैन मिस तवा है ना, जो तराजू रहता है, पैन मिस तराजू, सॉरी, पैन मिस क्या होता है बच्चों, तराजू। तो तराजू जैसा मैंने दो शेप के तराजू लगा दिया। यहाँ तक बस सभी को समझी, सिंपल एक्टिविटी है, आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। एक क्या है बच्चों, कार्डबोर्ड बॉक्स है, और वो कार्डबोर्ड बॉक्स को मैंने क्या किया, होल। दोनों होल करने के बाद दोनों एंड पे क्या बना, स्ट्रिंग। तो ये दोनों एंड की स्ट्रिंग बांधने के बाद दोनों एंड पे क्या बना बच्चों, तराजू। तराजू समझते हैं आप सभी लोगों ने, दुकानों में, किराना दुकानों में पहले के जमाने में, अभी तो इलेक्ट्रिकल वाला है, पहले के जमाने में तराजू देखे बच्चों। बात सभी को क्लियर हो रही है, तो वो देखे होंगे, मैंने लगा दिया दोनों साइड में तराजू। यहाँ तक बात क्लियर। और उसको कहाँ रख दिया बच्चों, टेबल के ऊपर। ये में था मेरा एक्टिविटी। एक्टिविटी समझ में आई। क्या लिया, कार्डबोर्ड बॉक्स, क्या किया, उसको होल, दोनों एंड को क्या बना, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के दोनों एंड को क्या बना, दो तराजू रख दिया। उसको कहाँ रखा बच्चों, तुम्हारे तराजू को कहाँ रख दिया, तुम्हारे टेबल के ऊपर। ये सिंपल एक्टिविटी थी बच्चों। चलो इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब मैं बनाता हूं कुछ डायग्राम। ठीक, अब मैं यहाँ पे थोड़ा बनाता हूं डायग्राम। ठीक, और ये है तुम्हारा तराजू। ठीक, ये है तुम्हारा डिफ्लेक्शोमीटर, यह है तुम्हारा डिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये है पैन, पैन 1, पैन 2। ठीक, सिंपल एक्टिविटी, कुछ नहीं करना है। अभी देखो, कहने का बच्चों, मान लो, अगर मान लो, सपोज मानते हैं, अगर मैंने बोला, ठीक है, अगर इसका भी पहले वाले मान में मैंने M1 रखा 10 kg का, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, M2 भी रखा, दूसरे वाले का मास क्या है बच्चों, 10 kg रखा। तो मुझे बताइए, अगर आपने तराजू में देखे होंगे, जब आपको सामान दिया जाता है, 1 किलो शक्कर दी जाती है, जब वो तराजू में गिनता है तो 1 किलो ही देता है। वो जो आपका डिफ्लेक्शन मीटर है, दिखता है ना, ऐसा डिफ्लेक्शन हलते हलते दिखता है बच्चों, आप सभी लोगों ने पढ़े हो। तो कहने की बात ऐसी बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, मुझे क्यों, है ना, उसके पीछे रीजन है। मुझे आपको बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्स बताना है। मैंने क्या किया बच्चों, पहले वाले का पैन के ऊपर मास 10 kg रखा, दूसरे वाले के तराजू के ऊपर भी कितना, ऑब्जेक्ट का मास कितना रखा बच्चों, 10 kg। तो मैं 10 बराबर 10, तो कहने का इंटेंशन, जैसा आपको 1 किलो शक्कर देता है तो 1 किलो का बट मंडाता है बच्चों। वो 1 किलो बट मंडाने का फिर वो देखता है डिफ्लेक्शन स्ट्रेट है क्या, तो आपको दिखता होगा डिफ्लेक्शन कैसा दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। अगर वो सीधे पर पहुंच जाता है, वो रुक जाता है और आपको सामान दे देता है। ऐसा आप देखो बच्चों, पढ़ते आए होंगे, ऐसा सुनते आए होंगे, ऐसा देखते आए होंगे। ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मासेस कैसे थे, सेम इक्वल थे। अब मैं बोलता हूं, मैं थोड़ा सा पोजीशन में चेंजेस करता हूं। सभी लोग देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, देखते हैं क्या। देखो मैंने क्या किया, इसमें रख दिया 20 kg और इसमें रख दिया 50 kg। बात समझ में आ रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे, लकड़ी ताल में भी जब लकड़ियां गिनी जाती है, अगर ज्यादा हो ओवरलोड हो जाता है ना। बात सभी को समझ में आ रही है, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिए बच्चों। अब मैंने बोला मास 20 kg, अब इधर बोल दिया मैंने 50 kg। तो ये जो मास वाला है ये डायरेक्ट नीचे आएगा, क्योंकि जो बैलेंसिंग था, बैलेंस हो रहा है क्या नहीं। अब ये इसका मास ज्यादा, ये कहा जाएगा ऐसा, तो जो डिफ्लेक्शन पूरा इधर हो जाएगा,
डिफ्लेक्शन इधर नहीं, डिफ्लेक्शन इधर बनता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। पहले कंडीशन में दोनों का मास सेम था तो डिफ्लेक्शन मीटर कांस्टेंट एक जगह पे रुका था बच्चों। लेकिन अब कंडीशन में मैंने क्या किया, मास अगर डिफरेंट कर दिया, पहले वाले का मास 20 kg और दूसरे वाले का मास 50 kg है, तो यहाँ पे बच्चों तो डिफ्लेक्शन पूरा एक साइड में हो जाएगा, या तो लेफ्ट या तो राइट। कांस्टेंट रहने वाला है कि एक जगह रुकने वाला है कि डिफ्लेक्शन मीटर नहीं रुकने वाला बच्चों। तो ऐसे समय क्या होता है, देखो जब मासेस इक्वल थे तो डिफ्लेक्शन मीटर स्टेबल था, चुपचाप बैठा था, रेस्ट में आ रहा था। लेकिन जब मासेस डिफरेंट अप्लाई हुए बच्चों, जब मासेस अलग अलग आए तो डिफ्लेक्शन मीटर या तो लेफ्ट में जाएंगे या तो राइट में जाएगा। स्टेबल आया क्या, नहीं आया। तो यही से मैं दो वर्ड लाता हूं बच्चों, और ये मास इज नथिंग बट अ फोर्स। ठीक है, क्योंकि कहने का इन द सेंस मास मतलब फोर्स कर रहे हो आप, इतना रख रहे हो ना, ये जो आपका तराजू बेटा हल जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, अप एंड डाउन होते रहता है, अप एंड डाउन होते रहता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका तराजू होता है। तो मैं इसी को क्या बोलता हूँ, इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्या बच्चों, फोर्स, है ना। फोर्स रख रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो डाल रहा है, डालते जा रहा है ना, क्या आपका ऑब्जेक्ट शक्कर, चाय वगैरह, शक्कर हो गया, क्या बोल सकते हैं, चावल हो गए, इसे डालते जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मास इज नथिंग बट अ फोर्स। क्या बोल रहा हूं, मास इज नथिंग बट अ फोर्स। तो कहने की बात ऐसे, यही से दो वर्ड आते, जैसा मासेस है यहाँ पे पहले कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया बच्चों, इक्वल मासेस के बारे में बताया। क्या बताया बच्चों, इक्वल मासेस के बारे में। और सेकंड कंडीशन के बारे में बताया बच्चों, इक्वल मासेस। तो यही से हमारी जनरेट हुई बेटा कंसेप्ट, जिसका नाम क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। यही से बच्चों मेरी कंसेप्ट जनरेट हुई, जिसका नाम है बच्चों क्या, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये क्या होता है, यही से रिलेट करना, इक्वल मासेस and unequal masses, equal masses and unequal masses, this is nothing but the equal forces and unequal forces। इसी को रिलेट करना बच्चों, equal forces and unequal forces, इसी के द्वारा मैं कंसेप्ट लाऊंगा बच्चों आपको समझाने के लिए, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे मेरे साथ में। मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं किसके बारे में, और एग्जांपल लेके चलता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप सभी लोगों ने बेस्ट एग्जांपल देखे होंगे बच्चों, क्या, ठीक है, 20 kg 20 kg 20 kg, ठीक है, 20 kg 20 kg 20 kg, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब आप टग ऑफ वॉर खेले होंगे, रस्सी कूद नहीं, रस्सी पकड़ा है, जैसा फॉर एग्जाम्पल बेसिक नॉलेज देता हूं, दिस इज द टग ऑफ वॉर, है ना, रस्सी खींच पड़े हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल इधर 4 लोग है, इधर 4 लोग है, देखो आपके तरफ 4 लोग, मेरे तरफ 4 लोग, दोनों रस्सी खींच रहे, इधर भी खींच रहे, उधर भी खींच रहे, इधर भी खींच रहे, उधर भी खींच रहे, टग ऑफ वॉर। ये क्या है बच्चों, रस्सी खींच। ये क्या है बच्चों, रस्सी खींच। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, टग ऑफ वॉर, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। कहने की बात ऐसी बच्चों, देखो 3 लड़के हैं, इधर भी 3 लड़के हैं, तीनों का मास वेट अलग कंसेप्ट है। आप बोलते हो किसी, जैसे मेरी बॉडी है तो मेरा वेट 50 kg है ना, मेरा वेट 60 kg है, मेरा वेट 30 kg है। दिस इज नॉट द वेट, इट्स अ मास। से क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर। क्या बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, कि आपका वह मास है, वेट नहीं है। जब ग्रेविटी से मल्टीप्लीकेशन होगा तब आपका वेट कहलाएगा। आप कहे तो मेरा वेट 50 kg हो गया, मेरा वेट 30 kg हो गया, वो अगला कंसेप्ट में अगले क्लास में आपको बताऊंगा बच्चों। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करिए, वो आपका मास है, नॉट अ वेट, ठीक है। तो पहले पर्सन का मास 20 kg, दूसरे पर्सन का मास 20 kg, तीसरे पर्सन का मास 20 kg, है ना। ये 3 का 20 है, 3 का 20, 20 + 20 + 20 कितना हुआ, 60। इसका भी 60 आया, इसका भी कितना है बच्चों, 60। तो जब टग ऑफ वॉर, जब रस्सी खींच रहे हैं तो दोनों क्या हो रही बच्चों, ना किधर मुंह हो रही है, ना तो इनके तरफ जा रही, ना तो इनके तरफ जा रही, जब बस इन्हों पकड़ के है, बिल्कुल कांस्टेंट स्ट्रेट है, एकदम कस के पकड़ के बंधे। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, कस के पकड़ के है। तो ये क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट है, स्टेबल है, रेस्ट में आई है। आपकी जो रस्सी बच्चों रेस्ट में आई है, ना इधर डायरेक्ट मुंह हो रही, ना इधर मुंह हो रही है। जैसा आपने डिफ्लेक्शन मैंने कहा पढ़ाया तराजू में, पैन में, जैसा मासेस इक्वल थे, इसका 20 kg, इसका 20
20 kg, तो जो डिफ्लेक्शनोमीटर कांस्टेंट पे आ रहा था, रेस्ट में आ रहा था बच्चों, ऐसे ही आपकी रस्सी भी किस में आ रही है, रेस्ट में। अब मान लो ये तो सिंपल केसेस थे, 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg सिंपल था, ना इधर मूव होगा ना इधर मूव होगा, बिल्कुल कांस्टेंट में से जा रही है। अब आगे देखो, कहने का मीनिंग क्या, अब मैं थोड़ा मासेस को चेंजेस करता हूं, कैसा, इसको 30, इसको 20, इसको भी 20, ठीक, इसको 40, इसको 20, इसको 20। चलो बताओ 30 20 20 कितना होता है, 30 20 30 20 50 प्लस 20 70 kg, 40 प्लस 20 60 प्लस 2 80। अब मुझे बताओ अब आप सभी लोगों ने टग ऑफ रस्सी खींचे, जिसकी जितनी ताकत ज्यादा, ताकत बोले तो फोर्स, फोर्स बोले तो बल, कहां से कंसेप्ट आ रहे बाबा, मास से, क्योंकि उसके बॉडी का मास है, उसमें ताकत कहां से, उसका मास है ना, वेट नहीं है, उसका मास 40 kg है, इस वजह से वो रस्सी को खींच पा रहा है, उसका मास 30 kg, इस वजह से वो रस्सी खींच नहीं पा रहा है बच्चों, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे मेरे साथ में, क्या बता रहा हूं मैं बच्चों, आपसे ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि देखो इसका मास तो है ना पूरे, अगर पूरे इसका मास पूरी टीम का मास बोलूंगा तो कितना केजी आ रहा है, 70 kg आ रहा है, और इस पूरी टीम का मास बोलूंगा तो कितना केजी आ रहा है, 80 kg आ रहा है बच्चों। तो अगर मैंने बोला कि रस्सी किसकी तरफ जाएंगी और ये टग ऑफ वॉर कौन जीतेगा, तो ऑब्वियसली आप खुली आंखों से बताओगे कि सर ये तो 80 किलो वाला जीतेगा, क्योंकि इनका मास ज्यादा है, मास बोले तो इनका क्या ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है ना। अब यहाँ पे बात पहले कंडीशन में कैसे फोर्सेस थे बच्चों, इक्वल फोर्सेस, पहले कंडीशन में कैसे फोर्सेस थे बच्चों, इक्वल फोर्सेस, बट अभी कैसे सर, अनइक्वल फोर्सेस है, अनइक्वल फोर्सेस बोले तो अनइक्वल मासेस, पहले कंडीशन में कैसे मासेस थे बच्चों, इक्वल मासेस, अब कैसे कंडीशन है, अनइक्वल मासेस, ठीक है। तो बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, अगर आपसे मैंने पूछा कि रस्सी किसके तरफ ज्यादा जाएंगी, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो रस्सी सबसे ज्यादा कौन खींचेंगे बच्चों, ये टीम बी, कौन खींचेगा बच्चों, टीम बी, और ये टीम ए, ठीक है। तो टीम, कौन सी टीम जीतेंगी बच्चों, अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सी टीम अगर जीतेंगी, तो बच्चों आप कौन सी टीम बताओगे बच्चों, टीम बी, क्यों, क्योंकि सर उनके तरफ मास ज्यादा है, क्यों, क्योंकि सर उनके तरफ फोर्स ज्यादा है, उनके तरफ ताकत ज्यादा है, इस वजह से वो टग ऑफ वॉर रस्सी खेच जीतेंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर हुआ बच्चों कंसेप्ट, ज्यादा मास ज्यादा फोर्स, तो क्या बोलेंगे वहां पे कंसेप्ट आया, इसका कंसेप्ट अनबैलेंस का, देखिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इक्वल फोर्सेस तो बैलेंस फोर्स आएगा, अनइक्वल फोर्सेस तो अनबैलेंस फोर्स आएगा। ये तो मैंने एग्जांपल से आपको रिलेट कराया बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। जिस समय रस्सी कोई तो एक में तरफ खींच नहीं पाता, वहां पे कौन सा फोर्स आएगा बच्चों, बैलेंस, और जो जीता है ना, मास, देखो मासेस में चेंजेस है, भले तो फोर्सेस में चेंजेस है, अनइक्वल फोर्सेस, तो उसमें किसका कंसेप्ट आया बच्चों, अनबैलेंस फोर्स का। तो सॉरी, थोड़ी सिंपल सी डेफिनेशन में आपको पढ़ा देता हूं बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, क्या थोड़ी सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, थोड़ी डेफिनेशन में बता देता हूं बैलेंस फोर्सेस की, when two equal forces applied on objects, then resulting in a state of rest, किस में जाना चाहेंगे बच्चों, अगर इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, वो रस्सी मूव हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी, पैन डिफ्लेक्शन कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था, तो बोल सकते हैं इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स, कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स। बात सभी को समझ में आई बच्चों, एग्जांपल में आप दे सकते हो बैलेंस फोर्स में, है ना, तो ठीक है। तो एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं बच्चों, व्हेन जब दो इक्वल फोर्सेस अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो किस स्टेट में जाना चाहते हैं बच्चों, रेस्ट वाली स्टेट में, चुपचाप बैठना चाहता है, जा रहा है, तो ऐसे स्टेट कंडीशन में जो फोर्सेस लगा है उस फोर्सेस को हम कहते हैं बच्चों क्या, बैलेंस्ड फोर्स, उस फोर्सेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट अनदर क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बच्चों अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं आपसे। तो बच्चों अब ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मैं सिंपल डेफिनेशन में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अनबैलेंस फोर्स यानी क्या होता है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, when two unequal forces when two unequal forces applied on object
applied on object then resulting imparting the motion, मतलब मोशन से अलग जा रहा है, जाना चाहिए था, है ना, मोशन में स्ट्रेट रेस्ट में आना चाहिए था, लेकिन रेस्ट में आया क्या, नहीं, वो मोशन में आया बच्चों, मतलब इम्पार्टिंग द मोशन, मोशन से अलग बाहर भग रहा है ना, ठीक है। तो इम्पार्टिंग द मोशन कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या बोल सकते हैं बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स। बात सभी को समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। मैंने क्या बोला बच्चों, जब दो अनइक्वल फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है इम्पार्ट हो जाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिस डायरेक्शन में चाहिए तो उस डायरेक्शन में आता है क्या, नहीं आता, मोशन से थोड़ा बाहर निकल जाता है, मोशन को करता है, मोशन लाता है। इस वजह से ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं बच्चों क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स। यहां तक बात सभी को समझी। तो ये था आपको बच्चों कॉन्सेप्ट, जिसका नाम क्या बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चलो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद में देखिए बच्चों, अब ये जो मैंने फोर्सेस था आपको पढ़ाया है ना, तो इसकी बच्चों हम कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्या देख लेते हैं, कुछ यूजेस देख लेते हैं, है ना। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जांपल क्या है, क्या है आपका टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस। तो क्या होता है उसके बारे में बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे। क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आज का अपना टॉपिक क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस। क्या बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस। तब ये प्रॉपर्टी ऑफ फोर्सेस होता क्या है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस होता क्या है, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो क्या होता है, बताएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस ने पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये है कार, ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपकी कार। बात सभी को समझ में आ रही है। 1 2 3 F1 F2 F3 तीन ऑब्जेक्ट से बच्चों क्या करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आपकी कार है, कार का अभी पेट्रोल हो गया खत्म। तो तीन लोग क्या कर रहे हैं बच्चों आपके साथ में, ये गाड़ी को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीन ऑब्जेक्ट, तीन मासेस, तीन फोर्सेस, किस डायरेक्शन में गाड़ी को इधर मूव करना है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गाड़ी को क्या करना है बच्चों, मूव करना है। कैसे डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस गाड़ी को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बात समझने की कोशिश करिए, जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस या दो या दो से ज्यादा पर्सन या दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स ना, बात समझने की कोशिश करिए बच्चों कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं और उन सभी का मोटर रहता है कि वो एक डायरेक्शन में अलोंग करते हैं ना, बात समझने की कोशिश करिए कि ये जो F1 F2 F3 तीनों फोर्सेस लगा रहे हैं कि मुझे कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ढकेलना है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, तो वो जो उसका ध्यान देने की कोशिश करेंगे, वो जो उसका रिजल्टेंट बोले तो नेट फोर्स ये एडिशन होता है जो तुमने फोर्स लगाया। कैसा, F1 प्लस F2 प्लस F3। बात क्लियर हो रही है। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। जब किसी कार के ऊपर तीन चार फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में जब जाते हैं, तीनों का मोटो क्या है कि हमको इस कार को आगे ढकेलना है। तीनों फोर्सेस अप्लाई कर रहे F1 F2 F3 अप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट में फोर्स मिलेगा, फिर जो गाड़ी आगे चलेंगी किस वजह से, फोर्स की वजह से। ये जो रिजल्टेंट बोले तो नेट फोर्स ये किसके बराबर रहेगा, तो द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। द नेट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, क्योंकि पहले पर्सन का फोर्स, दूसरे पर्सन का फोर्स और ये तीसरे पर्सन का फोर्स के बराबर होता है। समझ में आ रहा है। जब तीनों फोर्स एक सिंगल सेम डायरेक्शन में अप्लाइड करते बच्चों फोर्सेस, तो जो उसका नेट फोर्स रहता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। बात सभी को क्लियर हुई बच्चों। ये थी इसकी क्या, पहली प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद में देखिए बच्चों क्या, मान लीजिए ये ड्रम है, पानी का ड्रम है। ये भी क्या है बच्चों, ड्रम है।
इधर से फोर्स अलग हो रहा है F2, इधर से फोर्स अलग हो रहा है F2, सॉरी F1 और ये F2। ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। मेरे पास ये जो ड्रम है, मुझे क्या करना है, ये दोनों ड्रम को पास पास लाना है। मुझे क्या करना है बच्चों, इस दोनों ड्रम को पास पास में लाना है। तो ये एक ड्रम हो गया, ये एक ड्रम हो गया। मुझे क्या करना है बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये एक ड्रम हो गया, ये एक ड्रम हो गया, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मेरा मेन मोटो क्या है बच्चों कि ये दोनों ड्रम आपस में पास पास चिपक जाए। ये ऐसे थे, ये ऐसे ऐसा चिपक जाए, चिपकना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर से एक फोर्स अप्लाई करूंगा F1, इधर से एक फोर्स अप्लाई करूंगा F2। तो अगर मैं ये ऐसा दोनों फोर्स अप्लाई करता हूं, ये जो मेरे दोनों ड्रम अलग अलग दूरी पे थे, तो ये कैसे आगे बच्चों, पास पास में आगे। क्या, पानी के ड्रम। कैसे बच्चों, पानी के ड्रम पास पास में आ गए हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, अगर जब ये ड्रम पानी पास पास आ गए हैं, यहाँ पे जो फोर्स एक्टिंग होगा, यहाँ पे जो बच्चों नेट फोर्स जिसे बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, क्या बोलता हूं मैं कि ये एक ड्रम हो गया, एक ड्रम, इधर से लगने वाला फोर्स F1, इधर से लगने वाला फोर्स F2। जब दोनों का मेन मोटो है कि दोनों ड्रम को पास लाना है, तो वहां पे जिस समय ये पास आएंगे, वहां पे एक्ट होने वाला फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। ये किसके बराबर होगा, दोनों के फोर्सेस के डिफरेंस के बराबर, दोनों के फोर्सेस के डिफरेंस के बराबर। कैसा, F इक्वल टू F1 माइनस F2। क्या बोला, जब दो फोर्स एक्टिंग हो रहे अपोजिट डायरेक्शन में, ये लाना चाहता है इधर, ये लाना चाहता है इधर, ये ऐसा गया क्या, बात समझ में आ रही है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये लाना चाहता है इधर, ये लाना चाहता है इधर, ये इधर ही जाना चाहिए था और ये भी इधर ही जाना चाहिए था। दो फोर्सेस होते थे, कैसे होते बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने पिछला एग्जांपल कार लिया था, 3-4 फोर्सेस का डायरेक्शन सेम था कि कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है, आगे ढकेलना है बच्चों, तो सेम डायरेक्शन था। लेकिन यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। तो उसका जो रिजल्टेंट नेट फोर्स आता है, उनका जो रिजल्टेंट नेट फोर्स आता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल फोर्सेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल फोर्सेस। बात सभी को क्लियर हुई बच्चों। तो ये था क्या, सेकंड नंबर की आपकी प्रॉपर्टी कि अगर कोई फोर्सेस अप्लाई कर इन अपोजिट डायरेक्शन में, उसका जो रिजल्टेंट नेट फोर्स रहता है, ये देयर डिफरेंस देयर इंडिविजुअल फोर्सेस। ये हो गई बच्चों आपकी किस नंबर की प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर की। ठीक है, तो ये तो बच्चों थी आपकी क्या, दो प्रॉपर्टीज। उसके बाद में इसके क्या आते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल रिलेट कर देता हूं मैं, ओरली बता देता हूं, आपको तो पता है। अब कहीं भी मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइकिल भग रही है, अगर कोई गाड़ी जा रही है, अगर मुझे रोकना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे। कहने का मीनिंग, अगर मान लो कोई बोलता है, अगर मैं फैन ऑन करता हूं, फैन मैंने बंद किया, चलते फैन को मैं रोक सकता हूं, तो आप क्या करते हो बच्चों, फोर्स अप्लाई करते हो। तो फोर्स, या फिर चलते गाड़ी को, चलते साइकिल को आप क्या करने की कोशिश करते हो बच्चों, रोकने की कोशिश करते हो। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है बच्चों, पहले कंडीशन में फोर्स काम क्या करता है ना, फोर्स के अगर मैंने ये एग्जांपल नहीं लेते हुए, अगर मैंने इसके यूजेस बता दिया, तो बहुत बच्चों यूजेस है। पहला यूजेस क्या है कि जो आपका फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी को चेंज करता है। क्योंकि अगर कोई स्पीड में हो रहा होगा, उसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं, एक खट्टे किसी गाड़ी को रोक सकते हैं, किस वजह से, ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स की वजह से। किसी के मोशन को चेंज कर सकते हैं, कोई बहुत गोल गोल घूम रहा है, उसको रोक सकते हैं, उसके मोशन को स्टॉप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, उसके मोशन को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। वो गोल गोल घूमने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने बीच में फोर्स अप्लाई किया, रुक जा बोला, नहीं कुछ भी अड़ंगा डाला, तो एकदम से वो रुक जाएगा बच्चों। ये भी एक यूज हो सकता है। या फिर आप सभी लोगों ने रोटी खाते हो, डफ, जब रोटी का आटा घुलाया जाता है, इतना बड़ा तो आटा रहता है, लेकिन उसका ऊपर आप क्या करते हो बच्चों, फोर्स अप्लाई करते हो। फोर्स अप्लाई करने के बाद आप इतना बड़ा गोला बनाते हैं, क्यों, कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, है ना, ऐसा मारते फिटिंग करते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो उसमें भी वो जो डफ पे भी क्या अप्लाई कर दो बच्चों, फोर्स की वजह से आप क्या करते हो, गोला बना पाते हो किसी का, है ना, आटे का गोला। बात सभी को समझ में आ रही। फोर्स की वजह से जो पॉटर रहता है, बात समझ में आ रही बच्चों, कि जो क्या रहता है, मटके बनाने वाला रहता है, वो अपने हाथों का कमाल करता है, कि हाथों का कमाल नहीं करता, उसके ऊपर भी क्या करता है बच्चों, तो फोर्स अप्लाई करता है। उसके ऊपर भी बच्चों क्या अप्लाई करता है, तो फोर्स अप्लाई करता है। ये कुछ बच्चों आपके यूजेस हुए किसके, आपके फोर्सेस के। तो बच्चों ऐसा आपका टॉपिक था फोर्स, जिसमें मैंने आज आपको पढ़ा बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी और उसके कुछ एग्जांपल और उसके कुछ यूज। तो बच्चों हम आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, जो भी होगा हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।